Yeah. Hi. Good evening, everyone. My name is Devang Kukadia. I am a regional manager in NJ Wealth. I welcome you all on today's sessions. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स निफ्टी एंड सेंसेक्स इज लाइकली टू डबल इन नेक्स्ट 5 years. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स का रोड मैप क्या होगा, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए. टुडे द निफ्टी इज अराउंड 19,500 लेवल and the Sensex is at 65,000 लेवल. सो बहुत सारे सवाल शायद हमारे पास होंगे. ये लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे क्या ग्रोथ मिलेगा, राइट? शुड वी इन्वेस्ट एट दिस लेवल और नॉट, और अभी ये समय पे हम लोग इन्वेस्ट करें तो आगे इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ क्या होगा. सो ऐसे बहुत सारे सवाल शायद हमारे मन में होंगे. सो टुडे वी हैव रामदेव जी विथ अस. रामदेव अग्रवाल, मिस्टर रामदेव अग्रवाल is with us, who will help us to understand about the market growth and economy. Ramdev ji is a chairman and co-founder of Motilal Oswal Group. He is a driving force behind the Motilal Group. He is by qualification, he is a chartered accountant. Motilal Oswal is a well-diversified financial services firm whose focus is on the Indian capital market and research. Ramdev ji has framed few investment framework named QGLP. Right, so maybe QGLP might be a new word for you. So that's the quality, growth, longevity, and the price, which helps in the managing the portfolio. He has also introduced an investment philosophy called a buy right, sit tight. मतलब सही चीज खरीद के लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो. He is also an author of few books called The Corporate Number Game and The Art of Wealth Creation. So without taking much of your time, I request Ramdev ji, I welcome Ramdev ji and request you to take over the sessions. How the Nifty and Sensex will get double. So over to you. Good evening, friends. It's pleasure to talk to all of you. स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न की बात आती है और वो भी फ्यूचर के रिटर्न की बात आती है तो हर बार ये होता है कि भाई कितना रिटर्न आएगा. तो हम सबसे पहले पीछे आके देखते हैं कि भाई क्या रिटर्न आया पीछे. तो पीछे यदि आप जितने लंबा जाते जाएंगे उतना ही आपको एक स्टेबल नंबर मिलते जाएगा. और यदि मान लो 20 साल का लेंगे तो आपको आएगा करीब 14-15%. आप यदि अब उसमें क्या होता है कि रिटर्न तो आएगा ही आएगा पक्का. और ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. सवाल ये किस रेट से आएगा. अब वो रेट का जो डिपेंडेंस है वो आप कहाँ से चालू कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यदि बहुत नीचे से चालू करें, जैसे आप कोविड में जैसी क्राइसिस में आप यदि खरीदना चाहेंगे, क्राइसिस में खरीदेंगे तो रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा आएगा. सो जैसे आप 8,000 में से इंडेक्स था और अभी आप देखें तो 19,000 हो गया है. तो ये 3 साल 4 साल के अंदर हो गया. तो इसमें देखेंगे आप 25-27% में रिटर्न आ चुका है. लेकिन यदि आप बेस यदि बदलें, 1 साल और जोड़ दें, उसमें 5 साल कर दें, तो उसमें क्या है कि आप यदि 12,000 से 19,000 करेंगे तो आपको रिटर्न करीब 14-15% ही आएगा. सो ये जो परसेंटेज का गेम है वो बहुत, जितना आप लंबा समय जाते जाएंगे उतना ही प्रेडिक्टेबल होता जाएगा, और जितना शॉर्ट टर्म करते जाएंगे उतना ही थोड़ा सा अनसर्टेन होता जाएगा. हो सकता है कि 6 महीने का रिटर्न निगेटिव हो, 6 महीने का रिटर्न यहाँ से निगेटिव भी हो, लेकिन 1 साल का रिटर्न हो सकता है कि आपको 15% भी मिल जाए यहाँ से. सो जितना आप छोटा समय देखेंगे उतना आपका अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जितना लंबा समय देखेंगे उतना ही वो 13-14% के आसपास जाते जाएगा, या हो सकता है 15% भी हो जाए इंक्लूडिंग डिविडेंड. समझ लिया 15%. लॉन्गर टर्म इंक्लूडिंग डिविडेंड इट शुड बी अबाउट 15%. और शॉर्टर टर्म इट डिपेंड्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग. सो ये चीज़ जो है ना अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम अभी डिप्रेस मार्केट से चालू नहीं कर रहे हैं. हम अभी जो है एक ऑल टाइम हाई से चालू कर रहे हैं, एक रिच वैल्यूएशन से चालू कर रहे हैं. एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन नहीं है अभी. वैल्यूएशन जो है समझ लीजिए आप 22-23 टाइम ट्रेलिंग, एंड नेक्स्ट ईयर का आप समझ लीजिए 18-19 टाइम. तो वैल्यूएशन रिजनेबल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत पिटा हुआ है. बाजार जो एक क्राइसिस का वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन नहीं है. ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. उसी कारण से हमारा जो रिटर्न जो है, यदि अभी स्टार्टिंग इज नॉर्मल, आप यदि एबनॉर्मल से चालू करेंगे, डिप्रेस से चालू करेंगे, तो आपका रिटर्न विल बी एबनॉर्मल इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स. यदि आप अभी नॉर्मल से चालू करेंगे तो आपका रिटर्न विल बी नॉर्मल. यदि एबनॉर्मली हाई से चालू करेंगे आप, तो आपका रिटर्न विल ऑल्सो बी एबनॉर्मली लो. सो ये जो प्रोफाइल है 4-5 साल का, उसमें मेरे को लगता है कि हम नॉर्मल से चालू कर रहे हैं. हम ना तो डिप्रेस से चालू कर रहे हैं, ना एग्जॉर्बिटेंट से चालू कर रहे हैं. हम नॉर्मल से चालू कर रहे हैं.
तो हमारा रिटर्न जो है अगले 5 साल में मेरा लगता है नॉर्मल होना चाहिए, एंड दैट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 12 to 15%। यदि 15% हुआ इंक्लूडिंग डिविडेंड तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और नहीं हुआ, यदि मान लो उससे नीचे हुआ तो आपको हो सकता है 5 नहीं तो 6 साल लग जाए। और यदि मान लो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है, 7% के बदले में 8% से ग्रो करती है, तो हो सकता है आपको 4 साल में भी रिटर्न मिल जाए। तो 4, 5, 6 ये 3 साल का डबलर है। अब उसमें आप एवरेज निकालें तो 5 साल का एक बात बनता है। तो इसके साथ में मैं अपना इनिशियल रिमार्क बंद करूंगा, और देवांग भाई साहब से बात करेंगे कि उनको क्या क्या ये सब्जेक्ट जो है कैसे हम आगे बढ़ाएं। यस सर, सो एज यू राइटली से कि 15% अगर नॉर्मल मार्केट लेवल पे भी अगर रिटर्न्स आता है तो 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हमारा डबल हो जाता है। तो अगर आज 20,000 का निफ्टी है, 15% रिटर्न्स आएगा तो 5 साल के अंदर निफ्टी लेवल पे भी है 40,000 लेवल। सर ये आपने जो ग्रोथ दिखाया वो हमने पिछले सालों में भी देखा ही है। 5 साल के अंदर हमें 15-16%, 13 से 15% रिटर्न्स मिला भी है। बट आपको क्या लगता है सर, ये 15% रिटर्न आने के लिए कौन से फैक्टर्स होंगे जो ये रिटर्न्स हमें डिलीवर करेंगे? ये देखिए, ये कोई एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दिस इज अक्रॉस द मार्केट। इसमें सिक्लिकल्स भी आएंगे, कंज्यूमर भी आएगा, मतलब कंसिस्टेंट कंपनी जैसे आपके एशियन पेंट्स है, हिंदुस्तान लीवर है, कोलगेट है, इस टाइप की जो कंपनी कंज्यूमर कंपनी वो एक स्टडी पेस में जाएगी। देयर विल बी सेट ऑफ सिक्लिकल्स, कभी वो पीएसयू बैंक्स होंगे, कभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे, कभी अभी टेक भी थोड़ा स्लो डाउन होगा, कभी टेक ऑन द फायर होगा, कभी कमोडिटी कंपनीज जो है जैसे ऑयल कंपनीज हैं या स्टील कंपनीज है या एल्यूमिनियम कंपनीज है, वो कभी खराब समय रहेगा। देखिए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले स्टील कंपनीज मेकिंग लॉट ऑफ मनी, वो बहुत पैसे कमा रहे थे। जब टिस्को जो है 8-10 हज़ार करोड़ कमाता है, 40 हज़ार करोड़ कमाया, तो उस साल का ईपीएस टिस्को कारण से बढ़ गया। अब वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, फिर वापस 8-10 हज़ार करोड़ में आ गए। लेकिन इसके बदले में मालूम पड़ा कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, या जो पीएसयू बैंक से उनके प्रॉफिट कम थे वो बहुत जोर जोर से आ रहे हैं। तो ये मिक्स चलते रहेगा, ये कहीं न कहीं से जो है ना। सो ये जो आपका जो ईपीएस की बात कर रहे हो, जो निफ्टी में पूरी 50 कंपनी है जो उनका कॉम्पोजिशन है, उसमें एनटीपीसी भी है, उसमें आपका अच्छा उसमें थोड़े बहुत बदलाव भी होते रहते हैं। नई नई कंपनीज भी जो है इंडेक्स में हर साल 2-3 नई कंपनी आती हैं, और 2-4 जनरली स्लो ग्रोइंग कंपनी जो होती है, मतलब प्रॉफिटेबल बट स्लो जो मूड रहता है जिसमें ग्रोथ खत्म हो जाती है, वो कंपनी साइलेंटली इंडेक्स से बाहर निकल जाती है। एंड जो नए लीडर आ रहे हैं, मतलब जो 1-2 लाख करोड़ के नए कंपनी बन रहे हैं, वो कंपनी अंदर आ जाती है। तो उसी कारण से कंटिन्यूअस 5 साल में आप देखेंगे कि जो 50 कंपनी अभी चालू हुई है, उसके बदले में कम से कम 12 से 15-17 कंपनी अलग रहेंगी। मतलब आपके 15 कंपनी बाहर निकल जाएंगी और 15 कंपनी नहीं आ जाएंगी। जो एक्चुअली जो भी जनरली नई कंपनी आती है वो फास्ट ग्रोइंग सक्सेसफुल कंपनी होती है, और जो निकलती हैं वो स्लो कंपनी होती है और छोटी कंपनी होती है। तो लूजर्स दे लूज आउट फ्रॉम द इंडेक्स, और जो विनर्स जो आते हैं वो नया एक एनर्जी देते हैं इंडेक्स को। अब उसमें क्या होता है, कई बार इंडेक्स में ऐसी कंपनी आती हैं वो जो एकदम रॉकेट की तरह होती है। जैसे आप बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी आप अंदर ले आओ, वो आते 2-3 टका से, बट वो धीरे धीरे 5-7% जगह बना देती है। तो इट डिपेंड्स क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है। बाहर जाने वाला तो मालूम है कि भाई बाहर जाने वाली कंपनी जो है वो स्लो ग्रोइंग कंपनी होगी या निगेटिव कंपनीज होगी, लेकिन जो अंदर आएंगी वो कंपनी रॉकेट होंगी। अब वो जैसे अभी डिजिटल कंपनी मान लो बाई चांस आ गए, अभी देखिए अभी इंडेक्स में कोई डिजिटल कंपनी आया नहीं है, जो कि अभी तक हाईएस्ट ग्रोथ फ्रंटियर इज डिजिटल कंपनीज। ये आएंगे, इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा, अगले साल नहीं आएगा, उससे अगले साल आएगा, लेकिन वो पक्का आएगा, एंड दैट विल चेंज द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडेक्स। अब इंडेक्स में एक कंपनी आई या 2 कंपनी आई या 3 कंपनी आई, उसके ऊपर है। तो 5 साल में मेरे को लगता है कम से कम 3-4 डिजिटल कंपनीज आएंगे, सो दैट विल पुश द ग्रोथ रेट्स। हाँ, सो ये जो मतलब इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कौन सी कंपनी आएगी, उसका आने के बाद क्या ग्रोथ रेट आएगा वो भी नहीं मालूम अपने को। तो उसी कारण से क्या है, आपका जो ये जो 15% 12% होता है, वो आप समझ लीजिए कि वो एक सब मिला के बनता है, सब मिला के बनता है। तो उसमें कोई एक सेक्टर की बात नहीं है। आई कांट हियर यू। हेलो। या सॉरी सर, ये जो मार्केट ग्रोथ की हम जो बात करते हैं, और ये जो इतनी सारी कंपनीज का नई कंपनीज as you rightly said, because there are a lot of innovations are going on, बहुत सारी कंपनी भी आ रही है। सो ये जो कंसिस्टेंसी जो है सर हमारे जीडीपी में, हमारे इस ईपीएस में, जो कंपनी की जो ग्रोथ है,
राइट? सो आपको लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट रहेगा हमारा, मतलब बिकॉज ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो द मार्केट, राइट? सो इसमें कंसिस्टेंसी ऐसी बनी रहेगी, ऐसी आपको लग रहा है यही चीज कंटिन्यू होगा आगे जाके? देखिए क्या होता है, देयर इज पूरे इकोनॉमी में क्या होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल जीडीपी. हाँ, सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में जो होता है वो इंडेक्स में आता है, क्योंकि लीडर कंपनीज आर ऑल इन द इंडेक्स. तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी, सो आपका जीडीपी है समझिए इस साल 300 लाख करोड़ का है, मतलब करंट ईयर में हो जाएगा 330 लाख करोड़, 330 ट्रिलियन रुपीज, एंड दैट इज ग्रोइंग एट अबाउट 10 to 12%. तो हर साल आपका जीडीपी बढ़ता है 10 से 12% से. इस साल का 7% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट और 5% इन्फ्लेशन, तो ऐसे 12% से आपका जीडीपी बढ़ेगा. तो 12%, तो यदि मान लो आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी मतलब नॉर्मल कंडीशन में मान लो 4% है, वो 4% यदि रहे तो आपका 12% तो ईपीएस ग्रोथ गारंटेड है. ओके, तो 12% के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अब यदि वो 4% वाले यदि 5% हो गया तो आपका ईपीएस ग्रोथ जो है वो 12% से बढ़ के 15%, 17% का आता है. अब ये हमारे हाथ में नहीं है, ना किसी को प्रेडिक्ट कर सकता कि भाई आज यदि ऑयल का दाम यदि $100 का $150 हो गया तो आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी काफी गिर सकता है सब कुछ समय के लिए. लेकिन वो $150 ऑयल का जो है दाम 50 हो गया तो बल्ले बल्ले एनर्जी कॉस्ट पूरा गिर जाएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट पूरा गिर जाएगा, तो आपको पूरे मार्जिन बढ़ जाएंगे. तो वो जो है ना, ये जो डायनेमिक्स जो है ये बढ़ते घटते रहेगा. जैसे 2003 में कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी वाज अबाउट 2% ओनली, 2.5%. और जो बूम हुआ 2000, एक्चुअल में बूम इसका होता है, जो बूम बोलते हैं ना बाजार में, वो होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी बदलने का. तो उसमें क्या होता है, 2003 से 2008 में कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी वेंट फ्रॉम 2.5% टू 7.5%. जीडीपी आपका बढ़ रहा है 11-12% से, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ गया 2 से 6%, 3 गुना उसका और हो गया. तो आपने जीडीपी डबल हुआ 5 साल में या 6 साल में, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट 3 गुना होने से क्या 6 गुना प्रॉफिट बढ़ गया. तो वो जो ऐसा तूफान आया बाजार में, भाई आपका पी मंडल तो 20 के आसपास ही रहेगा, लेकिन आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है 1 का 8 हो गया. तो उसी कारण से बाजार जो है आपका 3000 वाला इंडेक्स 21,000 हुआ, 7 गुना बाजार बढ़ा. ठीक है ना. तो क्या है, रियल दारोमदार है कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ में. अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ जो अभी जो है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को लगता है नॉर्मल प्रॉफिट ग्रोथ है. अभी जो करंट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर का ईपीएस 8 से 10 रुपया, और इस साल का हमारे तीरंदाज हेड ऑफ रिसर्च जो बोल रहे हैं 960 रुपये आएगा, 15% बढ़ेगा. अब ये अभी साल के शुरू में बोल रहे हैं, यदि ऐसा आया 960 रुपये आया, पहला क्वार्टर अच्छा गया, यदि 960 रुपये आया तो इंडेक्स ऑब्वियसली उतने से बढ़ेगा. तो ये क्या है कि कंडीशनल है, यू कैन नॉट फोरकास्ट. काफी लंबे का कुछ दिखता नहीं है कि भाई क्या क्या होगा. दुनिया इतनी उठा पटक हो रही है, एक तरफ तो डिजिटल भयंकर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये तेल वाले और सब यूक्रेन का वार चल रहा है. तो ये कहाँ पर सेटल होगा, कैसे होगा, ये सब समझने का मुश्किल है. लेकिन फिर भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है. 4-5 साल में सब कुछ ठीक हो जाता है. आपको जो पीछे 25-30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल लाइफ जो है वो दिखता है, वैसा होगा. और कई फैक्टर्स हैं जिसका मतलब आप अपन बात भी नहीं कर सकते जो इम्पैक्ट करती है, चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स हो, चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, ग्लोबल इकोनॉमिक्स हो, ग्लोबल रॉ मटेरियल हो. अभी ये सब पूरा वेदर का चल रहा है पूरा का पूरा. सो उसका कैसे ये होगा, उसमें कई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी. सो वन हैज टू सी ऑल दिस कॉम्बिनेशन. बट जनरली आई हैव सीन कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी maintains about 4-5%, and with the nominal GDP growing at 12%, your corporate profit to grow at between 12 to 15%, and P multiple being maintained in the market. That's how the mathematics of 14 to 15% works. सो बेसिकली कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रहे, जीडीपी और इन्फ्लेशन को अगर हम लोग कंसिस्टेंट गिने तो ये रिटर्न्स हमें मिल जाएंगे. सर, इंडिया हमेशा से एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, चाहे वो फॉरेनर्स भी क्यों ना हो. बट लास्ट 2 साल के अंदर जो हमने देखा है सर, फॉरेनर्स का आउटफ्लो बहुत हुआ है. सो उनका मतलब इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस हिल गया है, या फिर दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है जिसकी वजह से उनका आउटफ्लो हो रहा है, और क्या ये हमारे ग्रोथ में इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए हमारे ये क्वेश्चन अच्छा है कि भाई हमारा जो ग्रोथ है अंदर का, उसके ऊपर उनके आने जाने से अंतर पड़ता है क्या? तो वो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि क्या देखिए
एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिवोल्यूशन जो हुआ है, जो आप लोग किए हैं, मतलब आप लोग भी बहुत बड़े सूत्रधार हो करने में, जो एसआईपी और जो डीमैट अकाउंट खुला है 2020 के बाद जो काम चालू हुआ है, जैसे 2020 तक करीब 30-35 मिलियन 3-3.5 करोड़ अकाउंट थे, लेकिन जैसे डिजिटल ऑनबोर्डिंग अलाउ किया उन्होंने एक कोविड के बनाते, उसके बाद जो है जो तूफान हुआ है आपके डीमैट अकाउंट एडिशन में, चाहे ब्रोकिंग अकाउंट हो चाहे एमएफ अकाउंट हो, तो उसमें जो है आपका 4 मिलियन 3 मिलियन अकाउंट पर महीने आए, तो भी बढ़ के हो गए 123-124 मिलियन अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स। तो उससे जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और इसमें क्या बहुत छोटे छोटे लोग आए, 25,000 30,000 40,000 लाख रुपया ये सब आए, तो उससे क्या है इक्विटी जो रिस्क जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और बाजार में पैसा कंटिन्यूस आ रहा है, 15,000 17,000 करोड़ हर महीने आ रहा है। तो फॉरेनर्स जब गए उस समय ही अच्छा समय, उस समय अच्छे नीचे में आपका सबका पूरा एसआईपी आया, तो वो जो डाउन साइड था, डाउन साइड हुआ पक्का हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। जो जो इंडेक्स मेरे ख्याल से जिस ढंग से उन्होंने बेचा, इंडेक्स जो समझ लीजिए 20-25% और गिरना था, वो ना गिर के सब रिटेल वाले सब पूरा पूरा कुशन दे दिए। अब वो कुशन अभी भी चालू है। अब सवाल ये है कि फॉरेनर्स को उनको वापस आने का है, क्योंकि देखिए ग्लोबल एलोकेशन जो है ना, इंडिया का जो मार्च है, इंडिया इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर इन द वर्ल्ड जीडीपी। सो वर्ल्ड जीडीपी से 100 ट्रिलियन है, तो 100 ट्रिलियन में अभी इंडिया का जो लेवल है वो है करीब 3.5-4%, और ये अगले 10 साल में बढ़ के 7-8% हो जाएगा। तो जो फॉरेनर्स का लोकेशन है भाई उनकी मर्जी है, वो क्यों आएंगे क्यों नहीं आएंगे वो खुद जाने, हर आदमी अलग ढंग से सोचता है ना। लेकिन आपका 4-5-6% का यदि आपका डोमिनेंस बढ़ता है, आप वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनोगे, और उसमें 2nd लार्जेस्ट में कोई जाना नहीं चाहता है। अब देखिए एक तो अमेरिका है, मतलब मदर ऑफ ऑल द इक्विटी मार्केट्स, है ना, 35-40 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, 1.5 टाइम्स ऑफ जीडीपी, एंड सो दैट्स द मदर ऑफ मार्केट। सो उसका तो रहेगा जो एलोकेशन रहेगा। उसके आगे कोई सेकंड बिगेस्ट मार्केट इज चाइना, बट चाइना में अभी लोग सोच रहे हैं कि जाना कि नहीं जाना करें, इंक्रीमेंटली जो है वहां है, लेकिन इंक्रीमेंटली कितना जाने का। और इंडिया देन 3rd इज, सो मुझे लगता है कि इंडिया इज डेफिनेटली अ गुड डेस्टिनेशन, एक्स अमेरिका, इंडिया इज अ टेरिफिक डेस्टिनेशन। और लोग आए हैं, पैसे कमाए हैं, आपको 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ माल बेचते हैं, बिकता है और आप पैसे लेके आते हो, उसमें कोई सिस्टम में कोई मतलब देयर इज अ कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम कि आप 8-10 हजार करोड़ का भी शेयर बेच सकते हो और लेके जा सकते हो, सौदा होते जा रहा है, हर महीने आप देख रहे हैं बड़े से बड़ा डील होते जा रहा है। सो कॉन्फिडेंस इंडिया इज वेरी हाई एंड इट्स रीजनेबल, ग्लोबल एलोकेशन होता है। तो मुझे लगता है द इंडिया कीप्स डूइंग वेल एट 7%, देयर इज नो रीजन व्हाई फॉरेनर्स विल आल्सो नॉट कम, एटलीस्ट इफ नॉट ओवरवेट, एटलीस्ट जितना होना चाहिए इंडिया का साइज के हिसाब से उतना आना चाहिए। अब मेरे ख्याल से अभी एफआईएस का उतना ध्यान इंडिया के ऊपर अभी भी कम ही है। बात कर रहे हैं लेकिन लोगों को महंगा लगता है, अरे भाई लेकिन अच्छा चीज तो महंगा मिलेगा ही ना। तो दे हैव टू गेट रिकंसाइल्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि इंडिया इज एक्सपेंसिव मार्केट, इंडिया वाज एक्सपेंसिव मार्केट, इंडिया विल रिमेन एक्सपेंसिव बिकॉज देयर इज अ क्वालिटी, देयर इज अ कंसिस्टेंसी, देयर इज अ क्वालिटी। भाई यहाँ पर भी बाजार में देखो, आपको एचयूएल मिलेगा 70 का पी में, और आपको कोई दूसरा चीज मिलेगा, कई पावर कंपनी मिलेगा आपको 8 के पी मिलेगा, 10 के पी मिलेगा, 12 के पी मिलेगा। तो फर्क है ना। तो ऐसे बाजार में फर्क है। इंडिया अपने आप में यूनिक है, उसका ग्रोथ है, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, सो उसका एक पी मल्टीपल है, सो वो रहेगा। अब वो सवाल ये कि एफआईएस कितना आएगा, कब आएगा, उसके बारे में अगेन इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। लेकिन मेरे को मालूम है यदि मेरा ईपीएस आ रहा है 15 से ग्रोथ, और मेरा पी मल्टीपल 20-21 के आसपास है, कोई माई का लाल उठा नहीं सकता मेरे को, उतना मिलेगा मेरे को। ये पिछले 40 साल में मिला है और अगला 40 साल में मिलेगा। Sir, as you said that US is a mother of economy, तो आज यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है और जो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इनफैक्ट था, तो उनका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे कब तक रहेगा, और क्या वो एक फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म में ग्रो ना हुए? नहीं, ग्रोथ तो है, सी ये इम्पैक्ट जरूर है। जैसे कल आप देखिए आरबीआई का डिसीजन आया, उसमें उन्होंने होल्ड किया, तो वो देर आल्सो वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग टू द इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज ग्लोबल ट्रेंड। क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा कम कर दो, बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो रुपी डॉलर के ऊपर बहुत अंतर पड़ेगा, एंड आउटफ्लो इनफ्लो को भी सो वो ध्यान रख रहे हैं, आरबीआई गवर्नर ध्यान रख रहे हैं, एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कंप्लीटली इंटरलिंक्ड, वी आर आल्सो इंटरलिंक्ड। तो क्या चीज का कैसा इम्पैक्ट आएगा, मुझे
उसकी समझ बहुत कम है और वो मतलब बहुत डिफिकल्ट है एनालाइज करने का। सी बाजार में क्या है कि कई इंफॉर्मेशन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट इट इज नॉट नोएबल। सो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड नोएबल। तो उसी कारण से मैं अपना जो समझ है उसको एकदम सिंपल रखता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई मेरे को कॉर्पोरेट अर्निंग समझ में आ जाए। आज तक का हमको मालूम है, आगे कैसे चल रहा है वो रिसर्च से थोड़ा मालूम पड़ सकता है। एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ यदि मान लो अच्छा आ रहा है तो 4-6 महीना आगे पीछे होगा लेकिन रिटर्न आएगा हमको। सी बाजार में सबसे बड़ा बात क्या है, यू मस्ट हैव लॉट ऑफ पेशेंस। रियल डिफरेंशिएटर इज द पेशेंस। ये जो रिटेल आ रहा है दैट इज अ वेरी पेशेंट मनी। अनलाइक हमारे जैसे लोग हैं जितने HNI FI भाई बहुत ये खराब है वो खराब है बेच के निकल। अरे भाई बेच तो सकते हो आप लेकिन वापस आने का बहुत तकलीफ होएगा, यू नो। सो जो बंदा बैठा हुआ है, सी बाजार में पैसा कौन कमाता है, जिसे जो कंपनी का ओनर होता है वो सबसे ज्यादा कमाता है, क्योंकि ना तो उसको तेजी समझ में आता है ना मंदी समझ में आता है। वो सवेरे 10 से 5 बजे तक काम करता है और घर जाता है, उसको 6 बजे देने काम नहीं है। उसी कारण से क्या है 10-20 साल का जब आंख खोलता है तो मालूम पड़ता है 1000 करोड़ की कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी। और शेयर बाजार वाले जितने होते हैं, हम लोग जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, आज खरीद रहे हैं कल बेच रहे हैं, ये ऊंचा हो गया वो नीचे हो गया, उससे पैसे नहीं बनते। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मार्केट टू मेक मनी इज टू थिंक ऑल दिस थिंग्स, रीड अबाउट एवरीथिंग, बट लुकिंग बैक जो हुआ है उसके हिसाब से फिर देन इन्वेस्ट एंड सिट टाइट, यू नो, बाय राइट एंड सिट टाइट। वो जो बात जो है वो सिंपल है कि भाई पीछे सब कुछ हुआ है, आगे का वी आर ऑप्टिमिस्ट। एक नजरिया होता है भाई आप या तो ऑप्टिमिस्ट है या पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्ट है तो लगेगा दुनिया से बंद हो रहा है, ऑप्टिमिस्ट है बोले सब एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हम तो दूसरे कैंप में, ऑप्टिमिस्ट के कैंप में। राइट सर, यू राइटली सेड, बहुत सारे इन्वेस्टर्स एग्जिट हो जाते हैं, फिर एंट्री नहीं कर पाते एंड यू नो वो सही लेवल का इंतजार करते रहते हैं और वो प्रोबेबली बहुत कम लोगों को सही लेवल मिलता है। एंड उसके लिए ही बाय राइट सिट टाइट वाला जो फिलोसॉफी है दैट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी यही चीज हेल्पफुल है। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 को लोगों ने एक बहुत बड़ा एक डोमेस्टिक इवेंट है ऐसा मान लिया है वो साल में। तो जो इलेक्शंस का जो माहौल रहेगा, राइट, उसका इम्पैक्ट हमारे इक्विटी मार्केट पे क्या हो सकता है सर? इम्पैक्ट होगा। देखिए क्या है, इक्विटी मार्केट शॉर्ट रन में बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है। तो वो जो इमोशंस डेफिनेटली प्ले आउट करेंगे, उससे वॉलेटिलिटी आएगा। अभी देखिए 4-5 स्टेट का इलेक्शन है, अभी उसमें हो सकता है कि चारों पांचों में बीजेपी हार जाए। तो जैसे जैसे हारते आएंगे ऐसे ऐसे लोगों को लगेगा भैया मई में भी मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, एक डर तो बैठेगा ना दिमाग में। और जो ये बदमाश लोग हैं, सॉरी क्या नाम है, जो दूसरा अपोजिशन साइड है, वो उनका भी ऐसा खिलेगा कि भाई जो हमने अभी किया वो हम मई में भी करेंगे। भाई कर भी सकते हैं क्या है। तो ये अनसर्टेनिटी का माइंड जो है ना, जब तक मोदी जी इज नॉट वोटेड इन। देखिए एक बताता हूँ मैं आपको, जिस दिन बाजार को कोई हिसाब से, चाहे इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद, जिस दिन बाजार को, इलेक्शन के बाद तो समझ में आ जाएगा भाई आ गए करके, है ना, जिस दिन काउंटिंग हो गया वोट उस दिन तो हो जाएगा। अब यहां से काउंटिंग डेट तक जो है मेरे ख्याल से थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, ऊपर नीचे होगा। ये क्या 20% का गेम है, जहां से भी होगा वहां से 20-25% का रैली आएगा एक जान करके। अब उसके लिए आपको सट्टा करने का है, आप अभी बैठ जाओ बेच के, फिर उसके बाद नीचे में आएगा, नीचे में आप जब मंदी होगा तो आप खरीदो। ये सब मालूम नहीं क्या होगा बाजार में, क्योंकि बाजार को कॉन्फिडेंस कभी भी आ सकता है। लेकिन मेरे को मालूम है इसका जिस दिन ही इज वोटेड इन द ऑफिस, इसका 20% आपको बाजार में मिलेगा, 3-4 हजार पॉइंट का रैली मिलेगा आपको। अब लेकिन उसको कैसा खेला जाए वो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो आप शायद कोई चार्टिस्ट बता दे या कोई करे, मेरे लगता नहीं कोई पंडित बता सकता है। सर ये अभी तक जो हम लोगों ने बात किया, सो हम लोगों ने जितने फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया कि जिसकी वजह से मार्केट ग्रो हो सकता है एंड निफ्टी में डबल रिटर्न्स हमारे आएंगे, ईपीएस की बात किया, जीडीपी की बात किया, इलेक्शंस, यूएस की बात की। सर आपको ऐसा कुछ लगता है कोई भी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये सब चीज ना हुए, मतलब एनी फैक्टर्स व्हिच कैन ड्रॉ डाउन आवर रिटर्न्स, और जो ये इसमें मतलब हमारे लिए हर्डल बन सकते हैं ऐसे?
देखिए रिटर्न आने से कोई रोक नहीं सकता है। सवाल ये है कि ये 5 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 6 साल में आएगा। वो सो दैट आपके पास कितना पेशेंस है उसका ही बात है बस। क्योंकि बातचीत के लिए ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बातचीत होना ही चाहिए। अच्छा एक बात और भी है, ये फिक्स इनकम से बहुत अच्छा देगा। यदि फिक्स इनकम को 6% 6.5% दे रहा है, उससे तो हर हालत में ऊपर आएगा। तो एक तो जीत हो गई भाई, आपको फिक्स इनकम से ऊपर होगा, इन्फ्लेशन का बीटिंग हो गया। अब वो 12 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, ये सब पॉसिबिलिटी है। मैं तो बोलता हूँ आपको 10 से लेके 18% तक सब प्रॉबिलिटी बराबर है। और उसमें कौन सा क्या क्या होगा दैट ओनली टाइम विल टेल। जैसे मान लो यहाँ से बाई चांस बाजार 1000 पॉइंट करेक्शन हो गया, मतलब 3-4 इलेक्शन हुए, उसमें हमारा थोड़ा सेटबैक हो गया, कुछ हो गया, कोई कारण से, देयर कैन बी एनी रीजन, बाजार 1000 पॉइंट गिर जाता है, तो आपका रिटर्न रेट यदि 18,000 से गिनो और 18 से 25 गिनो या 19 से 25 गिनो, तो रेट में फर्क आएगा। तो उसी तरह करो कुछ, बाकी ये सब डन ही है। मतलब मैंने जैसे भी होगा, कंट्री हैज पावर टू ओवरकम एनी ऑफ द सेटबैक्स, एनी ऑफ द सेट पॉलिटिकल ऑल्सो। हमने कॉलिशन पॉलिटिक्स देखा है, हमने मतलब बहुत वीक गवर्नमेंट देखा है, बहुत वीक फॉरेन करेंसी देखा है, इंडो पाकिस्तान लड़ाई की बात तक भी देखे हैं। अभी तो सब कुछ शांति है, आपका $600 बिलियन का रिजर्व है, आपका ग्लोबल पोजिशनिंग इतना अच्छा है, आपका पॉलिटिकल लीडरशिप इतना बढ़िया है, आपका बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है, तो सब अच्छा है भाई। अब यदि आपको पेसिमिस्ट होना, तो आप बोलो सब चीज गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आपका बहुत फ्रेगमेंटेड इलेक्शन हो सकता है, 3-4 पार्टी को 100-150 पॉइंट्स मिले, बीजेपी को 200 से नीचे मिले। भैया वो पेसिमिज्म का तो कोई हिसाब ही नहीं ना। ऑप्टिमिस्ट बोलेगा भैया 350 आएगा, पेसिमिस्ट बोलेगा 250 नहीं आएगा, 240 आएगा, 200 आएगा। तो आप किस तरफ सुन रहे हो उसके ऊपर है। तो मैं सुनता ही नहीं है सब चीजें भैया। देखो हम अपने को मेरे को मालूम है, चाहे वही लीडरशिप रहे, कैसे भी रहे, 19-20 देश चलने वाला है, आपके कंपनीज चलने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर द बिगेस्ट मैजिशियंस, दे विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द एडवर्सिटीज। चाहे वो $100 का ऑयल हो, $120 का ऑयल हो, $50 का ऑयल हो, ग्रीन एनर्जी हो, रेड एनर्जी हो। भाई एंटरप्रेन्योर बने क्यों है? एंटरप्रेन्योर के काम है सब तकलीफें संभाल के ₹2 कमाने का। So I have faith in my entrepreneur. In the past, they have been able to stand up to the occasion, and in the future also they will stand up to the occasion and take all the variables on their side. कुछ भी हो जाए, देश आगे बढ़ने वाला है, बिजनेसेस आगे बढ़ने वाले हैं, रिटर्न्स तो हमारे पॉकेट में आने ही वाले हैं। ये तो हमने लास्ट 4 साल में देखा है। करेक्ट। सो नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स आ गए इतने सालों के अंदर, बहुत बार एफआईआई ने एंट्री किया, एग्जिट किया, ये सब होने के बावजूद भी आज हम लोग लाइफ टाइम हाई इवेंट्स पे लेवल पर बैठे हुए हैं। सो सर सुनिए ना, एक बात बोलता हूँ, ये लाइफ टाइम हाई का बहुत गंदा वर्ड है। क्यों? मतलब ये लाइफ टाइम हाई है पिछले 75 साल के लिए, ये लाइफ टाइम हाई 5 साल के लिए नहीं है। हिस्टोरिक इवेंट हो जाएगा। हाँ, ये हिस्ट्री है, फ्यूचर इज डिफरेंट। सो आप यदि आप बोलोगे अगला 25 साल का ऑल टाइम हाई क्या होगा, यदि 25 साल दिस इज अ लो टाइम, दिस इज लोएस्ट, दिस इज लोएस्ट। या ग्रेट सर ये मार्केट कंडीशंस पे अभी आपकी हमारे इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस रहेगी सर? मतलब एनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज व्हिच यू वुड लव टू रिकमेंड देम? क्या रिकमेंड करूंगा? मतलब लाइक सी द इशू इज दैट देयर इज द पावर ऑफ इक्विटी। यू डिसाइड हाउ मच एपेटाइट यू हैव फॉर द इक्विटी। यू नो, आप लोग प्लानर्स जो हो या जो भी वेल्थ प्लानर्स हैं, या आप अपने आप को समझना चाहिए भाई कितना वॉल्टिलिटी ले सकते हो। भाई आप यदि 75-80 साल के हो, सीनियर सिटीजन हो, so then I would think that there will be different equation. The appetite to assume the volatility of equity will be lower. तो भाई मैं यदि बहुत धनवान आदमी हूँ, मेरे पास 25-50 करोड़, तो मैं तो पहले 50 करोड़ तो SBI के फिक्स डिपॉजिट में डाल दूँ, ताकि हर महीने मेरा खर्चा से ज़्यादा ऐसा आ जाए। दुनिया डूब जाए लेकिन मेरा तो फिक्स इनकम आए। सो दैट इज डन। अब 50% हम खेलेंगे, जिसमें 12-13 कमाएंगे, 14 कमाएंगे। तो दैट विल बी द अप्रोच फॉर अ 75-year-old रिटायर्ड गाय। बट जो बंदा यंग है, 25-30 साल का है, नया जॉब मिला है, अभी CA MBA करके निकला है, 50 लाख का सैलरी मिल रहा है, उसको तो आउट एंड आउट खेलना चाहिए ना। उसको क्या अंतर पड़ता है? उसको जीरो भी क्या अंतर पड़ता है? उसको बहुत साल अगर कमाने का।
तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटेजी व्हाट यू हैव। यदि Yeah. 25-30 साल के बंदे बोलो 100% इक्विटी होना चाहिए, सो वो तो फिर उसके बाद देखिए मतलब 25 साल के उम्र में चालू कर रहा है वो, उसके बाद एटलीस्ट 50 साल का कंपाउंडिंग है। आप सोचिए 50 साल में यदि 15% से किया वो तो क्या हो जाएगा, 4:4, मतलब हम गिन नहीं सकते इतना पैसा हो जाएगा उसके पास। लेकिन वो Correct. चीज अब चालू हो रहा है। अब जो है यंग लोग जो है SIP कर रहे हैं, एनजीओ सबको सिखा रहा है, पूरे पूरे गांव तक जा रहा है। तो वो जो है वो उनको दिखेगा 10 साल के बाद वो क्या बना जो। सर यू राइटली सेड, इक्विटी जो है मतलब इट्स नॉट फॉर अ, मतलब यूजुअली लोग ऐसा देखते हैं कि 5 साल 7 साल 8 साल जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक पीरियड्स ध्यान में रख के करते हैं। सो इट्स एक्चुअली अ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। ऐसा इक्विटी के लिए मतलब कोई मैच्योरिटी नहीं है। मैं तो ओडी अकाउंट की तरह करता हूँ। माई स्टाइल इज टू इक्विटीज एंड ओडी अकाउंट। जब जितना एक तो जितना रिटर्न से आता है वो भी बहुत आता है, यदि उसके बाद भी बचा तो थोड़ा बहुत जब जैसे ज्वेलरी खरीदने का, कभी कोई शादी ब्याह करने का है, जितना चाहिए उतना बेचो, देखो नहीं बाजार कितना है, बेचो खरीदो, एंड जितना आते आता है डालते चले जाओ कंटिन्यूसली। दैट इज हाउ आई कीप इट सिंपल, बट वन कैन डू इट इन मच मोर प्रोग्राम फैशन and what suits them, because the hard part is to earn money, and then how do you make money out of money? राइट। सर सर आप बहुत सारे इन्वेस्टर से इंटरेक्ट भी करते होंगे और अपने मतलब आपको इंटरेक्शंस भी होता होगा और फीडबैक्स भी आ रहा होगा या आपसे नॉर्मली भी बात करते होंगे। सो सर ऐसा मतलब आपने ऐसा कुछ मिसकंसेप्शंस उन लोगों में देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स को उसमें से कुछ मतलब दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, मतलब with any kind of misconceptions they should not have in their mind and for the long term investment strategies और इक्विटी के बारे में कुछ भी। वही जो नॉइज जो है ना, नॉइज अराउंड टाइमिंग द मार्केट। वन इज द टाइमिंग, बहुत बड़ा खर्च हुआ है टाइमिंग का। मतलब आपको 1 करोड़ रुपए है आपके पास, आपको 25 लगाना, 25 लगाओ, 75 करने की जरूरत नहीं है, बट स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। मतलब वो 25 को 24 नहीं करने का। यू कैन नेवर टाइम द मार्केट। ये दिमाग में बैठने का बहुत मुश्किल है। मुझे भी कई बार लगता है कि ये 19,000 सही है कि इससे 1000 पॉइंट गिर जाएगा तब खरीदना चाहिए करके, कोई बोलेगा तो, मतलब ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन एक्चुअली यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, आई एम टेलिंग यू, इट विल सरप्राइज यू सो मेनी टाइम्स। सो वो चीज दिमाग में बैठना चाहिए। दूसरा क्या, पावर ऑफ पेशेंस। जो मतलब 10-20 साल यदि आप बैठे रहो तो जिस ढंग से पैसे बनते, मतलब एक्चुअली फेल्ड कंपनीज में हमने पैसे कमाए, सक्सेसफुल कंपनीज में बनते ही बनते हैं। द कंपनीज विच फेल्ड they have also given you 7-8%, 10% return, better than fixed income return if you have stayed with the company. तो ये ऐसा मार्केट है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना, देखिए आपको 10-12% कमाना बहुत ईजी है। आप इंडेक्स में लोड करते हो, आप किसी दिमाग का खराब नहीं करो, 12-13% बन जाएगा। ओके, आपको जब 15-17-18% कमाना है, दैट इज फार मोर डिफिकल्ट देन इट लुक्स टू बी। ये पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है कि आई कैन नॉट मेक 25-30%, 40% just like that. You require a lot of skill. So that part also must be understood by the people. एंड वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। एक बार अगर 30-40% अगर रिटर्न्स आ गया सो वो हर साल आएगा वैसा नहीं है, और दैट्स एक्चुअली बाय लक और बाय अ राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। You need to have luck also a little bit. मतलब अभी एक कंट्री ब्रेकडाउन हो जाए, there could be some major global crisis, न्यूक्लियर, ये वो, मतलब which is possible now. They talk about it. ऐसा कुछ है तो ये सब जितना बात है सब वेस्ट है का। then प्रॉफिट शॉफिट छोड़ो, बाजार वाला छोड़ो, फिर गोल्ड खरीदो, इस टाइप का मतलब सब बातचीत आता है। तब वो क्या है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर इन द वर्ल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल लॉजिक, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन हो उसकी बात कर रहे हैं। सर ये इन्वेस्टमेंट्स की जो जर्नी रहती है उसमें सबसे डिफिकल्ट होता है इमोशंस को कंट्रोल करना, राइट? और आप इतने सालों से इक्विटी में इन्वेस्टर इंडिविजुअली भी रहे हो और एज ए रिसर्च हाउस और एज ए फंड हाउस इतने सालों से जो आपका इक्विटी का जो एक्सपीरियंस है,
सो नॉर्मली सर रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली हमने ये ट्रेंड देखा है, जब मार्केट फॉल होता है तो इन्वेस्टर्स जनरली डर जाते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। एंड जब मार्केट एक्चुअली जैसा मैंने कहा अभी पीक पर है, अच्छे लेवल पे, तब भी वो लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी यहाँ से मतलब मार्केट नीचे आएगा या ये लेवल सही नहीं है। तो सर आप ऐसे समय में आप कैसे इमोशंस को कंट्रोल करते हो? मेरे लिए ऊपर नीचे बाजार का कोई मतलब ही नहीं, मेरे को तो अच्छा देखते रहता हूँ, कोई कंपनी अच्छी मिल रही है, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे पास कंटिन्यूस कैश फ्लो आता है, डिविडेंड वगैरह से जो है थोड़ा बहुत पैसे आते रहते हैं, तो मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़ती है डिप करने का इन्वेस्टमेंट से। सो आई हैव बीन अ कंटिन्यूअस नेट इन्वेस्टर। तो मैं देखते रहता हूँ भाई कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले। तो जब आप व्हेन यू सी अच्छे बाजार में आपको बहुत कंपनी सस्ती मिलेगी, मतलब महंगे बाजार में भी आपको सस्ती कंपनी मिलेगी और सस्ते बाजार में भी आपको महंगी कंपनी होगी। तो आपका समझ के ऊपर है कि भाई देखिए ये बाजार का सबसे बड़ा विडंबना क्या है, प्राइस सबको मालूम है, वैल्यू किसी को नहीं मालूम। ये बाजार ऊपर नीचे क्यों होता है? गोल्ड मार्केट इतना ऊपर नीचे नहीं होता है क्योंकि सबको अंडरलाइंग वैल्यू मालूम है। मार्केट में ये किसी ने मालूम कि कोई चीज की कीमत क्या होनी चाहिए, इवन इन अ ब्रॉड रेंज। उसी कारण क्या होता है 10 का चीज 1 में मिलता है और 1 का चीज 10 में बिकता है। तो ये बहुत मैजिकल मिस्टिकल मार्केट है, माया जाल है पूरा। और उसमें हम लोग सब अपना कैरियर बना रहे हैं माया जाल में। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, जितना सिंपल रहेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे। वही राइट। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन यू शेयर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी और किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट्स रहा है, और मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रोच बेसिकली विच हेल्प टू सक्सीड यू इन द मार्केट इन क्रिएटिंग वेल्थ? एक बात देखिए, मैंने चालू किया इफेक्टिवली, मेरे पास तो पैसे थे नहीं 85 तक। 85 के बाद मैंने चालू किया जर्नी, मतलब 85 नहीं 87 से एक्चुअली। 87 से जब हमने सब ब्रोकिंग चालू किया तो थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, 1000 रुपया 2000 रुपया डेली का आने लगा। तो हमने बहुत छोटे से चालू किया, लेकिन उसमें क्या किया हमने आई वॉज अ वोरेशियस बायर, आई हैड मोर आइडियाज एंड मनी। 85 में 87 में आई ऑलवेज हैड मोर आइडियाज एंड मनी, सो आई यूज टू कीप बाइंग स्टॉक्स अगेंस्ट द वलन, मतलब वलन में ब्रोकरेज आना उसके अगेंस्ट में मैं शेयर करता था। सो आई वॉज 100% इन्वेस्टेड ऑलवेज। अच्छा तभी जब चालू किया था हमको बाजार का उतना तेजी मंदी का समझ में नहीं था कि बाजार इतना लंबा चढ़ा ऊपर नीचे आता है, ऐसा मालूम नहीं था। मतलब वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, वी सेड बाजार किधर भी जाए अपने को सस्ता शेयर खरीदने का है और शेयर का भाव बढ़ गया तो बेचने का है। ये एक सिंपल गेम था। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम वेरी स्मार्ट गाय इन द मार्केट, लेकिन समझ कुछ नहीं थी। तो एक इग्नोरेंस का भी इग्नोरेंस था, मतलब समझ लो आपको ये नहीं मालूम था कि आप इग्नोरेंट हो ऐसे। सो बट वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिंस आई कुड रीड बैलेंस शीट, आई वाज बाइंग द थिंग्स आफ्टर रीडिंग द बैलेंस शीट कि मेरे हिसाब से इसका कीमत ज़्यादा होना चाहिए, तो वो समझ के मैं खरीदता था। सो आई वाज ऑलवेज अ वैल्यू इन्वेस्टर एंड आई वाज अ वोरेशियस स्टॉक बायर। And then as the time passes, maturity comes, you keep meeting more people, more companies. Then Buffett साहब आए 94-95 में। उनका जब ज्ञान सब पढ़े, सब पूरा उनका जो राइटिंग हुआ था, तब जाके समझ में आया कि भाई there is some method in the madness. And then the research started and wealth creation studies started learning, getting structured. Then it took another 20 years to say we are looking for QGLP stocks, quality, growth, longevity at reasonable price. QGLP. So अब वो सिस्टम सेट हो गया। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? 20-25-30 साल के धक्के खाने के बाद अब ये समझ में आया कि भाई ऐसे ऐसे 4 चीज करो तो उससे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई। सी बाजार में क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ाना पड़ेगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर घटाना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ यूर द मोमेंट इंस्टेड ऑफ 10 टाइम्स यू बाय स्टॉक, यदि उसमें यदि आपका 10 में से 10 सही निकल गया तो आप भगवान ही हो। लेकिन 10 में से मान लो पहले 5 सही निकलता था, अब हमारे 6-7 सही निकलते होंगे, लेकिन गलती तो हमसे भी होती है। तो अब ये गेम वो बन गया है कि भाई 10 में से कम से कम 7 सही निकल जाए तो हम गंगा नहा लेंगे, ऐसा। सर आप तो मतलब
मार्केट के गुरु हो, और इतने समय से जो आपका मार्केट का भी शॉर्ट टर्म का भी अनुभव रहा है, लॉन्ग टर्म का भी आपका अनुभव रहा है, तो फिर ये बाय राइट सिट टाइट जो फिलोसॉफीज जो है, जो आपने मतलब इट्स योर ओन बेबी, तो सर ये डाइवर्जेंस मतलब कैसे हुआ आपका? कैसे पहले जैसे डाइवर्जन अभी कहाँ आपने पहले जैसे आपने बताया कि मतलब यू स्टार्टेड विद दी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग से चालू हुआ, एंड देन है? यू। नहीं, ट्रेडिंग नहीं, मैं शायद अब मैं गलत ढंग से बोला उसको। ओके। मतलब हमारा होल्डिंग पेड कभी हमने सट्टा नहीं किया, कभी सट्टा नहीं किया। 100 रुपए है जेब में तो 100 रुपए का ही शेयर खरीदा, ये ख्याल रखिए आप। 101 का भी नहीं खरीदा, है ना? तो दैट इज या। वन। सेकंड, पहले क्या था कि भाई कुछ भी छोटी कंपनी खरीदते थे जो समझ में आता था, क्वालिटी भी उतना समझ नहीं था, ग्रोथ का वैल्यू समझ नहीं था। सो वी बाइंग चीप स्टॉक्स, एंड देन जैसे चीप स्टॉक जैसे 100 रुपए में खरीदे, मान लो भाव 150 200 रुपए हो गया, अपना बेच बाच के निकल गया। डोंट बॉदर अबाउट द कंपनी, पीछे मुड़ के देखने का भी नहीं क्या बेचा करे, क्योंकि तो कंपनी में कोई दम नहीं था। सो ऐसा मतलब दैट वाज द ट्रेंड। फिर बाद में समझ में आया कि हाउ डू यू बाई फॉर लॉन्ग। मतलब जैसे इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, हिंदुस्तान लीवर है, ये सब कंपाउंडिंग मशीन खरीदना पड़ेगा आपको। फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। एक्चुअल में कंपाउंडिंग का मतलब ही मेरे 91 में समझ में आया, 5 साल के बाद। तो फिर वो कंपाउंडेड स्टोरेज देखने लगे। फिर ये समझ में आया कि भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें बड़ा कंपाउंडिंग होने वाला है, ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो बड़ा कंपाउंडिंग कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो समय बताएगा। तो वो जो कंपाउंडिंग की जो आदत पड़ी, जो कंपाउंडेड मशीन। अच्छा, इंडिया क्या है, कंपाउंडेड कंट्री है। इट हैड अ कंपाउंडेड पास्ट, इट हैज अ कंपाउंडेड फ्यूचर। 6-7% का ग्रोथ का आपका गारंटी तो किसी चीज का नहीं होता, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट देयर, ये करेगा इतना ग्रोथ, ये ऐसा समझ है। और वो 6 वाला 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत कम कंट्री है ऑफ दिस साइज। तो एक अपॉर्चुनिटी है कंट्री लेवल। अब कंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी कौन सी कंपनी उसको ट्रांसलेट करेगी, वो आपको समझना है। वो लेके बैठ रहा हो आप। तो मैं बोला भैया कंपनी में शायद दम ना हो, लेकिन इंडेक्स में तो दम है। इंडेक्स में सब महारथी आते हैं, तो उसी कारण से इंडेक्स जो है 12-13% करेगा ही करेगा। ग्रेट सर, एक इन्वेस्टर्स की और से क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मतलब आई जस्ट लिंक विद दैट क्वेश्चंस, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लास्ट 6 महीने पहले एफडीज किए हुए, बिकॉज ऑफ द हाई रेट्स। अभी भी इंटरेस्ट रेट्स अच्छे मिले हैं उन लोगों को, और उन्होंने एफडीज किया बिकॉज द मार्केट वाज नॉट गिविंग अ गुड रिटर्न्स, और स्टेबल रिटर्न्स थे मार्केट के अंदर लास्ट 1-2 साल के अंदर। सो वो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए सर, आपका क्या एडवाइस रहेगा? अभी तो आप लोग ज्यादा अच्छे कंडीशन में है, कैसे? सी द पॉइंट इज द यू हैव टू सी द प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। वो जो भाई यदि खाली वो क्या है, जब फिक्स में थोड़ा ज्यादा मिल रहा है तो इक्विटी हैज नॉट डन वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन्होंने स्विच कर दिया। अब वो अब अभी आपने उस समय क्या किया, आपने नीचे में आपने इक्विटी बेच दिया, अभी आप स्विच करने जाओ तो ऊंचे में आपको इक्विटी आएगा। तो हो सकता है कि प्रॉब्लमिस्टिकली आपको जो फिक्स में मिल रहा है, कैपिटल गारंटी 7% 8% मिल रहा है, जहां पर आपका लॉक इन है, शायद वो ना मिले 6-8 महीना, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए। तो ये जो मतलब ये धर्म संकट परमानेंटली आपको समझना पड़ेगा कि भाई एम आई वॉकिंग इन टू द इक्विटी फॉर एवर। आप हमेशा कंपेयर करते रहोगे ना शॉर्ट टर्म रिटर्न का बिटवीन फिक्स्ड एंड ये, तो बहुत धर्म संकट में। मैं तो कभी सोचता ही नहीं कितना मिल रहा है वो। मतलब फिक्स डिपॉजिट में 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, मैं देखता ही नहीं उधर। मेरा इक्विटी का मतलब मेरे को इक्विटी चाहिए 100%। और मेरे को मालूम है 12-13%, 14%, 15%, 17%, जितनी जैसा बनेगा बनेगा आगे। सो यू हैव टू हैव दैट फेथ इन इक्विटी एंड यू हैव टू एलोकेट फॉर एवर। यू कांट बी गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर। आई कांट गिव एडवाइस, आई कांट इवन थिंक, बिकॉज वो जो फिक्स्ड इनकम का जो चक्कर है वो अलग ही थॉट प्रोसेस है। सर द लास्टली any key learnings जो मतलब हमारे इन्वेस्टर्स को would you like to share, they should be aware of, और ये समय पे मतलब जो आपने सारी चीज तो बताई है ऑलमोस्ट, but any last words, would you like to share anything? See, equity markets में what is most important is the allocation and the time you spend. तो allocation में भी बहुत सारे इनोवेशन हो गए हैं। एक तो SIP का allocation हो गया, तो टाइम को you can bid. सेकेंड, यदि आपको कोई मैनेजर समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्कीम समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ डाले,
तो एटलीस्ट इंडेक्स के आपके बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में यू कैन इन्वेस्ट इन द इंडेक्स इटसेल्फ। और जिस दिन आपको तीरंदाज कंपनी मिलता है उस दिन आप इंडेक्स बेच के आप खरीद सकते हो। लेकिन बीइंग इन द मार्केट, particularly in the country, in India, where in last 25 years our total savings were about 10-12 trillion dollars. In next 25 years it is going to be 10x or 15x. तो ये तो मतलब यानी भयंकर मतलब मार्केट है। अब इसमें कब कैसे होगा मालूम नहीं बाजार में, लेकिन इतना मेरा मालूम है कि वन वे है नेक्स्ट 25 years। सो टिकट कटाओ और बाजार में आराम से बैठे रहो, बाय राइट एंड सेट टाइट। Yeah. So really, sir, it was very insightful session, and I'm sure this will help our investors to make the decisions for the long-term investments. And you have solved many of the investors' doubt about the economy and the growth. जैसे you rightly said कि जैसे हमारा टॉपिक आज का था निफ्टी और सेंसेक्स 5 साल में डबल होगा। सो ड्राइविंग फोर्स जो है ये निफ्टी और सेंसेक्स का, दैट्स आवर जीडीपी, दैट्स आवर कंपनीज अर्निंग, ईपीएस, राइट। जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई है वही सब ड्राइविंग फोर्स है जो आगे ही बढ़ता रहेगा। इट्स अ कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। सो जिसकी वजह से हमारा और मतलब इन्वेस्टर्स का और इंडियन इकोनॉमी में रिटर्न्स बनता ही रहेगा। So thank you once again, sir. Thank you all the participants for attending sessions. Thank you, sir, for giving such an good ideas and the convictions in the market. Thank you, sir. Thank So here we'll just conclude the session.